गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। इसके अलावा हमें जो इनका मूल निवास स्थान के अलावा हम गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश की पृष्ठभूमि, फिर इसकी उत्पत्ति, फिर मूल निवास स्थान और लास्ट में हम देखेंगे प्रमुख शासक। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की पृष्ठभूमि। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों में एक जो भारतीय मत था उसमें एक सिद्धांत था, कौन सा? अग्निवंशीय सिद्धांत। और अग्निवंशीय सिद्धांत के तहत ये था कि अग्निकुंड से 4 राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति हुई है, जिनसे 4 राजपूत राजवंश उत्पन्न हुए। उनमें एक था गुर्जर प्रतिहार, इसके अलावा परमार, चालुक्य और एक था चौहान। ओके, तो आज हम जिस वंश को पढ़ रहे हैं वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले तो ये देखना है कि जो अग्निवंशीय जो उत्पत्ति थी उसमें से सबसे जो प्रसिद्ध राजवंश था वो था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था वो भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था, यानी कि जो अरब की ओर से जो आक्रमण होने वाले थे, अरब की ओर से जो अरबों के जो आक्रमण होते थे वो होते थे भारत की पश्चिमोत्तर सीमा से। तो जो ये राजवंश का मूल निवास स्थान माना जाता है पश्चिमोत्तर भारत। तो पश्चिमोत्तर भारत में ये अरब आक्रमणकारियों के लिए जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो शासक थे उन्होंने बाधक का काम किया है। ओके, और जो गुर्जर प्रतिहार वंश है या गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? गुर्जर प्रतिहार शब्द का सर्वप्रथम हमें उल्लेख प्राप्त होता है ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त होता है? ऐहोल अभिलेख से। इसके अलावा जो गुर्जर शब्द का हमें दूसरी जगह जो उल्लेख प्राप्त होता है वो होता है हर्षचरित्र से। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। ओके, हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा, जबकि ऐहोल अभिलेख लिखा गया है रवि कीर्ति के द्वारा। अब रवि कीर्ति कौन है? ऐहोल अभिलेख लिखा गया है 634 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति के द्वारा। और रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? पुलिकेशिन द्वितीय, जो कि एक चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक है पुलिकेशिन द्वितीय। इसका जो दरबारी था रवि कीर्ति, और रवि कीर्ति के द्वारा जो एक अभिलेख लिखा गया है वो है ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी का। और इस अभिलेख में हमें सबसे पहले गुर्जर शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अलावा कहाँ प्राप्त होता है हमें? हर्षचरित्र। और हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। ओके, ये है हमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसकी समयावधि मानी जाती है 6ठी शताब्दी से 12वीं सदी। 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो गुर्जर प्रतिहार वंश की समयावधि मानी जाती है। पश्चिमोत्तर भारत में इनका निवास स्थान है। अरब आक्रमणकारियों के लिए इन्होंने बाधक का काम किया है। सर्वप्रथम इसका उल्लेख प्राप्त होता है कहाँ से हमें? ऐहोल अभिलेख से। और ये जो अग्निवंशीय राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत में से जो 4 राजपूत उत्पन्न हुए हैं उनमें से एक राजपूत वंश है। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार वंश। देखो, अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो कि गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में क्या कहलाया है? गुर्जर प्रतिहार। इस वंश का शासन उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्यतः 6ठी से 12वीं सदी ईस्वी तक बना रहा तथा आरसी मजूमदार के अनुसार इन शताब्दियों में गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। सर्वप्रथम पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का
उल्लेख मिलता है और बाणकृत हर्ष चरित में भी गुर्जरों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। गुर्जर जाति का जो गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम कहा गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है कहाँ से, हुल अभिलेख में। इसके अलावा है बाणभट्ट कृत हर्षचरित में भी गुर्जर जाति का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। ओके, ये है हमने इसकी देखी है पृष्ठभूमि। दूसरा हम देखेंगे जो गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति। पहले हमने इससे पहले जो पढ़े थे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। सबसे पहले हम जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है उसे 2 पार्टों में डिवाइड किया था। एक है विदेशी उत्पत्ति और दूसरा मत था हमारा देसी, यानी कि स्वदेशी या फिर देसी उत्पत्ति सिद्धांत। जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें हम जो गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति में हम तीन सिद्धांत है मेनली। एक है खजर जाति, विदेशी जो खजर जाति है उससे उत्पत्ति यानी कि उनकी संतान बताया गया है किसके द्वारा, कैंपबेल के द्वारा। सर्वप्रथम किसने बताया है, कैंपबेल ने, कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसकी उत्पत्ति हुई है विदेशी खजर जाति से। इसके अलावा जैक्सन, भंडारकर और त्रिपाठी ने भी इनका समर्थन किया, लेकिन सबसे पहले किसने बताया था, कैंपबेल ने। दूसरा है विदेशी हूणों की संतान। अब हूणों की संतान किसने बताया है, स्मिथ ने। ध्यान रखना है, विदेशी हूणों की संतान गुर्जर प्रतिहारों को किसने बताया है, स्मिथ, और समर्थन किया है ब्यूलर और हार्डले के द्वारा। तीसरा है विदेशी जो शक कुषाण है उनकी संतान बताया है कनिंघम। ये तीनों ध्यान रखने हैं। क्या क्या है, कैंपबेल ने बताया है विदेशी खजर जाति की संतान, स्मिथ ने बताया है विदेशी हूणों की संतान, जबकि शक कुषाणों की संतान किसने बताया है, कनिंघम ने। जबकि जो स्वदेशी उत्पत्ति या भारतीय उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है वो प्रमुख ये है, जैसे कि भारतीय क्षत्रिय या फिर गुर्जर प्रदेश के प्रतिहार या द्वारपाल, ये सिद्धांत दिया है CB वैद, GH ओझा, दशरथ शर्मा, BN पुरी के द्वारा। जबकि जो ग्वालियर लेख है, ग्वालियर अभिलेख है, उसमें वत्सराज को क्या कहा गया, एक क्षत्रिय पुंगव यानी श्रेष्ठ क्षत्रियों में सिरमौर, यानी कि इसे क्षत्रिय उत्पत्ति बताया गया है। KM मुंशी के अनुसार, KM मुंशी ने ये कहा है कि जो गुर्जर शब्द है वो जातिवाचक शब्द नहीं है, यानी कि गुर्जर शब्द जातिवाचक शब्द नहीं होकर ये है स्थानवाचक। यानी कि गुर्जर शब्द है वो किसी जाति के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है, वो शब्द प्रयुक्त किया गया है एक स्थान के लिए। और वो स्थान कौन सा है, देखो इसमें कहा गया है कि KM मुंशी ने विभिन्न तर्कों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि गुर्जर शब्द स्थानवाचक है न कि जातिवाचक। स्थान, ये जो गुजरातरा जो एरिया है, जो राजपूताना प्लस गुजरात दोनों को मिलाकर जो एरिया को कहा गया है गुजरातरा क्षेत्र। और KM मुंशी ने भी यही कहा है कि यह शब्द जो गुर्जर शब्द है वो स्थानवाचक है न कि जातिवाचक। इसके अलावा जो नीलकुंड, राघनपुर, देवली, करहाड़ आदि अभिलेखों में प्रतिहारों को क्या कहा गया है, गुर्जर। ओके, इसके अलावा अरब यात्री है, कन्नौज के प्रतिहारों को क्या कहता है, जुजर। एक अरब यात्री है, उन्होंने क्या कहा, अरब यात्री है अल-मसूदी, उन्होंने कन्नौज के जो प्रतिहार है उन्हें क्या कहा गया है, जुजर। अल-मसूदी गुर्जर प्रतिहार को अलगुजर, यानी कि एक अरब जो अल-मसूदी ये भी अरब यात्री था, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है, अलगुजर, तथा राजा को कहा है बोरा। और बोरा किसके लिए इन्होंने प्रयुक्त किया गया है, मेहिरभोज। ओके, अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए जो शब्द यूज किया है वो है जुजर, जबकि अल-मसूदी जो कि एक अरब यात्री था उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के लिए जो शब्द यूज किया गया था वो था गुर्जर, तथा जो राजा था यहाँ का उसके लिए शब्द यूज क्या किया है, बोरा। और बोरा उस समय जो शासक कौन था वो था मेहिरभोज। ओके, मेहिरभोज की ग्वालियर अभिलेख में इस वंश को क्या कहा गया है, ये सर्वमान्य मत भी है, कौन सा, मेहिरभोज के ग्वालियर अभिलेख में इस वंश को राम के भाई लक्ष्मण यानी कि सुमित्रा उसकी माँ का नाम था, राम के भाई लक्ष्मण जो उनके प्रतिहार थे, लक्ष्मण किसका प्रतिहार था, राम का। ओके, प्रतिहार यानी कि द्वारपाल थे का वंशज और विशुद्ध क्षत्रिय बताया गया है, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों को किसका वंशज बताया गया है, लक्ष्मण का। और लक्ष्मण खुद किस वंश से रिलेटेड था, सूर्य वंश से रिलेटेड। तो राम के भाई लक्ष्मण के वंशज कौन है, गुर्जर प्रतिहार। इन्हीं प्रतिहार क्यों कहा गया है, क्योंकि ये लक्ष्मण के वंशज है, और लक्ष्मण किसका प्रतिहार था, राम का। ओके, अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो है इनका मूल निवास स्थान माना जाता है इनका पश्चिमोत्तर भारत। ओके, अब देखो चीनी यात्री है, एक चीनी यात्री था, प्रसिद्ध चीनी यात्री है ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया है, हर्षवर्धन के समय। ओके, ह्वेनसांग ने कुचेलो
कुचेलो देश का उल्लेख करता है। जो कुचेलो देश था वो कौन सा देश था? गुर्जर प्रतिहारों का निवास स्थान कुचेलो है, जो गुर्जर देश है, यानी कि गुर्जर देश के लिए उन्होंने जो शब्द यूज किया है वो है कुचेलो। चीनी यात्री हिनसांग कुचेलो देश का उल्लेख करता है, जिसकी राजधानी है, यानी कि इन्होंने जो गुर्जर देश है यानी कि कुचेलो की राजधानी क्या बताई है? पिलोमोलो। ओके, कौन सी राजधानी बताई है? पिलोमोला का वर्तमान नाम है कौन सा? भीनमाल। भीनमाल कहाँ पड़ता है वर्तमान में? जालौर में। ओके, यानी कि मूल निवास स्थान से संबंधित हमें किस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है? चीनी यात्री हुएनसांग, उनके द्वारा कुचेलो देश का उल्लेख किया गया। कुचेलो देश किसके लिए प्रयुक्त है? गुर्जर देश के लिए। और गुर्जर देश की राजधानी क्या बताई है? पिलोमोलो। और पिलोमोलो शब्द किससे साम्यता बिठाई गई है? पिलोमोलो शब्द की भीनमाल में। वह इस वंश को क्षत्रिय बताता है। स्मिथ व स्टेनखानों ने भी प्रतिहारों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? श्रीमाल, जिसे वर्तमान में भीनमाल कहते हैं। भिल्लम लकाचार्य, अब ये भिल्लम लकाचार्य कौन है? ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त की बुक है कौन सी? ब्रह्मगुप्त का जो ग्रंथ है वो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसमें इन्होंने जो इसके लिए उनके लिए गुर्जर देश के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है भिल्लम लका। ओके, भिल्लमल का शब्द का उल्लेख किया गया है। जोधपुर व घटियाला शिलालेखों से यह प्रकट होता है कि गुर्जर प्रतिहारों का मूल निवास स्थान गुर्जरात्रा। और गुर्जरात्रा कौन सा एरिया है? राजपूताना का एक भाग था, यानी कि राजपूताना का जो दक्षिण पश्चिम भाग है उसे कहा गया है गुर्जरात्रा। ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? जोधपुर और घटियाला शिलालेखों से। H.C. राय के अनुसार इनकी सत्ता का जो प्रारंभिक केंद्र था वो था मांडव्यपुर या मंडोर था। गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं कितनी थी? 26। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, और उनमें से सबसे जो प्राचीन शाखा थी वो मंडोर थी, जो राजस्थान में है। और उल्लेखनीय है कि गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा जोधपुर के प्रतिहारों की थी, और जिनका संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। हमने देखा है मूल निवास स्थान। मूल निवास स्थान में ह्वेनसांग के द्वारा क्या कहा गया है? ह्वेनसांग के द्वारा जो गुर्जर देश है उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है कुचेलो। गुर्जर देश के लिए शब्द यूज लिया है कुचेलो। इसके अलावा जो कुचेलो है इसकी राजधानी बताई गई है इसके द्वारा पिलोमोलो के साम्यता किससे बिठाई गई है? भीनमाल से। ओके, जो ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया है कि जो गुर्जर देश है यानी कि गुर्जर प्रतिहारों का जो निवास स्थान है वो है गुर्जर देश, और गुर्जर देश के लिए उन्होंने शब्द यूज किया है कुचेलो। कुचेलो की राजधानी कौन सी है? पिलोमोलो। पिलोमोलो की साम्यता बैठाई गई है भीनमाल से। ओके, स्मिथ व स्टेनकानों ने भी निवास स्थान कहाँ बताया है? श्रीमाल, जिसे वर्तमान में क्या बोलते हैं? भीनमाल। इसके अलावा जोधपुर व घटियाला शिलालेख में क्या कहा गया है? गुर्जरात्रा। और जो गुर्जरात्रा प्रदेश है वो वर्तमान में गुजरात और राजस्थान का जो मध्य वाला जो पार्ट है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान का जो पार्ट है उसे कहा गया है गुर्जरात्रा। ओके, H.C. राय चौधरी ने क्या कहा है कि इनका प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? मंडोर या फिर मांडव्यपुर, जो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? जोधपुर में। और जो गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं बताई गई है 26, और इनमें से सबसे जो प्राचीन शाखा है वो है मंडोर। और मंडोर जिसके संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की एक उपाधि है वो है रोहिलाती। ओके, कौन सी है उपाधि? रोहिलाती। तो अभी तक हमने क्या देखा है? गुर्जर प्रतिहार वंश मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि में देखा है कि इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो समय अवधि होती है गुर्जर प्रतिहारों की वो है 6वीं से 12वीं शताब्दी। 6 से 12वीं सदी। निवास स्थान कहाँ है इनका? पश्चिमोत्तर भारत। ओके, इसके अलावा इनकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न स्थान थे, विभिन्न सिद्धांत थे, जिसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों आते हैं। ओके, ह्वेनसांग ने इनका निवास स्थान बताया है कुचेलो, यानी कि कुचेलो देश है। कुचेलो की साम्यता उठाई गई है गुर्जर देश से, और इनकी राजधानी है पिलोमोलो, जिसको कहा गया है भीनमाल। स्मिथ और स्टेनकानों ने श्रीमाल या फिर भीनमाल इनका निवास स्थान बताया। ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा है? भिल्लमल का। ओके, जोधपुर व घटियाला लेख में गुर्जरात्रा प्रदेश बताया गया है, जबकि H.C. राय चौधरी के अकॉर्डिंग ये है कि इनका प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? मंडोर। और मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो गुर्जर प्रतिहारों की कुल टोटल शाखाएँ थी 26 शाखाएँ। 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन जो शाखा थी वो थी मंडोर के गुर्जर प्रतिहार, और इनके संस्थापक कौन थे?
हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र को एक ब्राह्मण बताया गया है, और ब्राह्मण, और इनकी उपाधि कौन सी थी? रोहिलादी। ओके, ब्राह्मण रोहिलादी था। अब हम करते हैं इनके प्रमुख शासक स्टार्ट। और शासकों में हम सबसे पहले देखेंगे नागभट्ट प्रथम। अब नागभट्ट प्रथम के बारे में जो सबसे पहले हम देखेंगे, नागभट्ट प्रथम का जो कार्यकाल है वो है 730 ईस्वी से 756 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि ये जालौर, अवंती और कन्नौज। जालौर राजस्थान में पड़ता है, अवंती कहाँ पड़ता है? यूपी एमपी में, और तीसरा है कन्नौज पड़ता है यूपी में। ओके, तो ये जालौर 26 शाखाओं में जालौर शाखा, अवंती शाखा और कन्नौज शाखा, तीनों शाखाओं के संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। नागभट्ट प्रथम का कार्यकाल 730 से 756 ईस्वी। जालौर, अवंती और कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। इसने उज्जैन यानी कि अवंती में जो शहर स्थित है, कौन सा? उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया है। और प्रतिहार कुलों में इसी शासक का राजवंश सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। यानी कि पहले जो 26 शाखाएँ थी उनमें से सबसे प्राचीन शाखा तो कौन सी है? मंडोर वाली। ओके, जबकि जैसे ही जो उज्जैन शाखा का विस्तार होता है, प्रतिहार कुलों में इसी शासक का राजवंश सबसे महत्वपूर्ण हो गया था, जिससे जोधपुर वाला जो राजवंश था वो वहाँ से पर चला गया। सबसे पहले देखना है नागभट्ट का कार्यकाल 730 से 756 ईस्वी। जालौर शाखा, अवंती शाखा और कन्नौज शाखा के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। इसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया है। प्रतिहार कुलों में इसी शासक का राजवंश सबसे महत्वपूर्ण हो गया था, जिससे जोधपुर वाला राजवंश जो हाशिए पर चला गया। जो नागभट्ट प्रथम के समय सिंध की दिशा से यानी कि पश्चिमोत्तर भारत की दिशा से बिलोचों और अरबों का आक्रमण हुआ है। पश्चिमोत्तर भारत से किसका? बिलोचों और अरबों का आक्रमण हुआ है। और इस समय जो आक्रमण करने वाला कौन था? उस समय से आक्रमण करने वाला था जुनैद। और जुनैद कौन था? जो उस समय तत्कालीन जो खलीफा था हाशम, उसका सेनापति व सिंध का गवर्नर था जुनैद। उसके द्वारा आक्रमण किया गया है गुर्जर प्रतिहारों पर या पश्चिमोत्तर भारत पर, लेकिन वह मालवा और उज्जैन के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका। हमने देखा है कि उज्जैन, नागभट्ट प्रथम ने सबसे पहले देखा है कि जालौर, अवंती और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अपनी राजधानी बनाई है अवंती उज्जैन। और इसकी जैसे जैसे इस वंश की इम्पोर्टेंस बढ़ती गई, वैसे वैसे ही दूसरी शाखा थी जो प्राचीनतम शाखा थी, जोधपुर वाला जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था वो वासी पर चला गया था। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि नागभट्ट प्रथम के समय जो पश्चिमोत्तर भारत पर एक आक्रमण हुआ है अरबों की ओर से। ओके, अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया है पश्चिमोत्तर भारत की ओर से। और इसका जो आक्रांता था कौन था? जुनैद। और जुनैद किसका सेनापति था? जो तत्कालीन खलीफा था हाशम का सेनापति, और ये था सिंध का गवर्नर। इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है और जिसको रोका किसने है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। नागभट्ट प्रथम के समय इसकी जानकारी हमें दूसरी कहाँ से, जो पश्चिमोत्तर भारत की ओर से जो आक्रमण हुआ है उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मुस्लिम लेखक है एक अल-बिलादुरी, उसके द्वारा। दूसरी इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें नौसारी अभिलेख, जो कि 738-39 ईस्वी में लिखा गया है, में अरबों के द्वारा पराजित शासकों के नाम दिए गए हैं और जिनमें किसका नाम नहीं है? नागभट्ट प्रथम का। यानी कि नौसारी अभिलेख में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? जो उत्तर पश्चिमी भारत की ओर से जो अरबों के द्वारा जो आक्रमण किए गए हैं, और आक्रमण के दौरान जिन शासकों को पराजित किया गया है उनके नाम दिए गए, लेकिन इसमें नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो नागभट्ट प्रथम को पराजित नहीं कर सके। अरबों द्वारा पराजित शासकों के नाम दिए गए हैं जिनमें नागभट्ट प्रथम का नाम नहीं है, होना उपरोक्त तथ्य को प्रमाणित करता है। दो जानकारी है, एक है अल-बिलादुरी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और दूसरा है नौसारी अभिलेख। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का विनाशक कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में काफ़ी बार आ चुका है। कौन सा? म्लेच्छों का विनाशक किसमें कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में। किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को। ओके, इसके अलावा दीनों का उद्धारक होने के कारण इसे क्या कहा गया है? नारायण का अवतार, दीनों का उद्धारक और म्लेच्छों का नाशक। ओके, इस प्रकार नागभट्ट प्रथम ने अरबों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर मालवा
राजपूताना और गुजरात में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया। और हंसोट अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने भड़ौच में अरब सत्ता को हटाकर वहाँ पर भट्टभट्ट द्वितीय को अपना सामंत नियुक्त किया। हंसोट अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है कि उसने गुजरात में अपना साम्राज्य विस्तार किया और वहाँ पर क्या किया है, अरब सत्ता को हटाया है और वहाँ पर भट्टभट्ट द्वितीय को अपना सामंत नियुक्त किया है। अभिलेखों में नागभट्ट प्रथम को क्या कहा गया है, राम का प्रतिहार, मेघनाथ युद्ध का प्रतिरोधक और इंद्र के गर्भ का नाश करने वाला बताया गया है। इसका दरबार कहलाता है नागावलोक का दरबार। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। नागावलोक का दरबार किस शासक का दरबार कहलाता था? नागावलोक का दरबार वो है नागभट्ट प्रथम का। ओके, नागावलोक का दरबार। इसके अलावा इंद्र के गर्भ का नाश करने वाला, मेघनाथ के युद्ध का प्रतिरोधक, राम का प्रतिहार कहा गया है। ओके, इसी समय दंती दुर्ग के नेतृत्व में दक्षिण में राष्ट्रकूट सत्ता का उदय हुआ है। दक्षिण भारत है वहाँ पर राष्ट्रकूट सत्ता का उदय हुआ। और संजन ताम्रलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है, संजन ताम्रलेख से, जो कि 871 ईस्वी का है, जो ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैनी में क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए जाने वाले एक यज्ञ था हिरण्यगर्भ यज्ञ। हिरण्यगर्भ नामक महादान यज्ञ में गुर्जर यानी कि नागभट्ट प्रथम आदि राजाओं को प्रतिहार या द्वारपाल का कार्य करने के लिए विवश किया। इस घटना का विवरण हमें समानगढ़ अभिलेख और एलोरा के दशावतार गुहाभिलेख में भी प्राप्त होता है। ओके, अब हम देखेंगे जो नागभट्ट प्रथम के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे नागभट्ट प्रथम का शासनकाल है 730 से 756 ईस्वी। इसके समय में क्या क्या हुआ है, इन्होंने जो 3 शाखाओं का संस्थापक माना जाता है, एक है जालौर, दूसरा है अवंती और तीसरा है कन्नौज। जालौर, अवंती और कन्नौज तीनों शाखाओं का संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। इनके द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई है उज्जैन। राजधानी कौन सी है? उज्जैन। अवंती में स्थित है उज्जैन, इसे अपनी राजधानी बनाई गई है। 3 शाखाओं का संस्थापक है जालौर, अवंती और कन्नौज। दूसरी चीज़ थी जो हमने देखा था इसमें कि इसके समय पर पश्चिमोत्तर भारत की ओर से अरबों के आक्रमण हुए, अरब और बिलोचों के आक्रमण हुए हैं। और अरब और बिलोचों के जो आक्रमण हुए हैं उनका नेता था जुनैद, जो कि सिंध का गवर्नर, और तत्कालीन जो खलीफा था उसका नाम था हासम का सेनापति। तत्कालीन जो खलीफा हासम का सेनापति और सिंध का गवर्नर था जुनैद, उनके द्वारा जो आक्रमण किया गया है, इस आक्रमण की हमें जानकारी देता है कौन? अल-बेलादुरी, जो कि एक मुस्लिम लेखक था। जो अरबों का जो आक्रमण हुआ है उसकी एक और हमें जानकारी प्राप्त होती है, और वो होती है हमें कहाँ से? नौसारी अभिलेख से। नौसारी अभिलेख में क्या है? नौसारी अभिलेख में ये लिखा हुआ है, जो कि 738-39 में ये लिखा गया है नौसारी अभिलेख। इसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। इसमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि नौसारी अभिलेख में ये लिखा हुआ है, जो अरबों के द्वारा जो पराजित शासकों के नाम लिखा गया है, अरबों के द्वारा पराजित शासकों के नाम लिखे गए हैं, और इनमें हमें नागभट्ट प्रथम का नाम प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अरबों के द्वारा जो आक्रमण किया गया है उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है नागभट्ट प्रथम के द्वारा। तीसरी चीज़ जो हमने देखी थी कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है, इसमें कुछ उपाधियाँ दी गई है नागभट्ट प्रथम को, जैसे कि इसे क्या कहा गया है? म्लेच्छों का नाशक, म्लेच्छों का नाशक। दूसरी उपाधि है गरीबों का उद्धारक। ग्वालियर अभिलेख में क्या कहा है? म्लेच्छों का नाशक, गरीबों का उद्धारक। और तीसरी उपाधि दी गई है इसे नारायण का अवतार, नारायण का अवतार। नारायण का अवतार, गरीबों का उद्धारक और म्लेच्छों का नाशक ग्वालियर प्रशस्ति में अभी कहा गया है। हंसोट अभिलेख में क्या कहा है? हंसोट अभिलेख में कहा गया है, हंसोट अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि इनके द्वारा जो गुजरात वाला जो पार्ट है वहाँ पर आक्रमण किया गया है। भड़ौच, कहाँ आक्रमण किया गया है? भड़ौच। किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा भड़ौच पर अटैक किया गया है। और यहाँ पर अरबों की जो सत्ता थी
उसे हटाकर यहाँ पर जो भरतभट्ट देती है उसे अपना सामंत नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ये हमें जानकारी प्राप्त होती है हंसोठा अभिलेख से। इसके अलावा जो नागभट्ट प्रथम की कुछ एक उपाधियाँ और है, जैसे इसे कहा गया है राम का प्रतिहार। राम का प्रतिहार, मेघनाथ युद्ध का प्रतिरोधक, मेघनाथ युद्ध का प्रतिरोधक, और तीसरा कहा गया है इंद्र के गर्भ का नाशक। जो नागभट्ट प्रथम है उसके दरबार को कहा गया है नागावलोक का दरबार। नागावलोक का दरबार, ओके। नागावलोक का दरबार, इंद्र के गर्भ का नाशक और मेघनाथ युद्ध का प्रतिरोधक कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। संजन ताम्रलेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? संजन ताम्रलेख 871 ईस्वी का है और इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है कौन? दंतीदुर्ग। इनके द्वारा एक यज्ञ करवाया गया है और उस यज्ञ का नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ। हिरण्यगर्भ यज्ञ, ओके। हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया है। उस हिरण्यगर्भ यज्ञ में जो दान यज्ञ है उसमें जो प्रतिहार नियुक्त किया गया था नागभट्ट प्रथम को। इसका मतलब ये है कि नागभट्ट प्रथम को पराजित करके, उनका दमन करके, यहाँ पर जो नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार के रूप में कार्य करने के लिए विवश किया गया है दंतीदुर्ग के द्वारा। और इसकी जानकारी हमें जो संजन ताम्रलेख के अलावा समानागढ़ और दशावतार गुहाभिलेख से भी प्राप्त होती है। ये है हमारा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो दूसरा शासक है वो है वत्सराज। इसका समय माना जाता है 775 से 800 ईस्वी। नागभट्ट प्रथम के पश्चात उसका उत्तराधिकारी हुआ है कुक्कुक। कुक्कुक के बाद है देवराज, यानी कि नागभट्ट प्रथम के बाद नेक्स्ट शासक है कुक्कुक और देवराज। तत्पश्चात देवराज का पुत्र है वत्सराज। इस वंश का चौथा शासक बना और इसे प्रतिहार वंश का कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वत्सराज को, ओके। यानी कि सबसे जो पहला शासक है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट के बाद कुक्कुक, उसके बाद हुआ है देवराज, और देवराज के पश्चात जो शासक हुआ है वो है वत्सराज। यानी कि प्रतिहार वंश का ये है चौथा शासक। और वत्सराज को कहा गया है गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक साम्राज्य, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। वत्सराज के समक्ष त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के मध्य हुआ है? सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है। आपके जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका पॉइंट नंबर थर्ड है। पॉइंट नंबर थर्ड में त्रिपक्षीय संघर्ष है। त्रिपक्षीय संघर्ष है गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट, तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। प्रतिहार है जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो पश्चिमोत्तर सीमा पर स्थित था। देखो इधर यहाँ पर पड़ता है पाल वंश, दक्षिण भारत में पड़ेगा राष्ट्रकूट वंश, और जो पश्चिमोत्तर भारत है वहाँ पर है प्रतिहार वंश। इनके मध्य जो संघर्ष होता है, संघर्ष किसको लेकर होता है? संघर्ष होता है इनके मध्य कन्नौज को लेकर, कन्नौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों के मध्य संघर्ष, तीनों राजवंशों के मध्य होता है संघर्ष। कन्नौज को लेकर तीनों राजवंशों के मध्य जो संघर्ष होता है उसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। ये कन्नौज क्या है? कन्नौज है इन तीनों के मध्य में पड़ता है। और दूसरी इसकी कन्नौज को लेकर संघर्ष क्यों होता है? उसकी वजह ये थी कि जो भारत में अंतिम जो महान शासक था वो था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है 647 ईस्वी। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उत्तराधिकारी नहीं था इस कारण जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, तीनों के मध्य जो संघर्ष होता है, तीनों के मध्य कन्नौज को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष होता है उसे कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष।
तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसकी शुरुआत कब हुई है? वत्सराज के समय। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों की शुरुआत हुई। बानी डिंडोरी और राधनपुर लेखों से ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक कौन है? ध्रुव ने वत्सराज को हराकर कहीं मरु क्षेत्र में शरण लेने के लिए विवश किया और उसने उनसे 2 राजछत्रों को भी छीन लिया जो उन्होंने गौड़राज से छीना था। अब ये गौड़राज कौन है? गौड़राज है, पाल शासक था धर्मपाल। उससे इन्होंने छत्र छीने थे। उससे छत्र छीने थे किसने? वत्सराज ने। और वत्सराज पर आक्रमण करके जो राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव, उन्होंने दोनों छत्र छीन लिए और उन्हें भागने पर विवश कर दिया। मरुक्षेत्र या राजपूताने में शरण लेने के विवश किया। उसने उससे 2 राजछत्रों को भी छीन लिया और उसने उन्होंने किससे छीने थे? गौड़राज से। राष्ट्रकूट ध्रुव के द्वारा परास्त होने पर वत्सराज ने संभवतः अपनी राजधानी किसे बनाई थी? जवालीपुर जालौर को। यानी कि जिस समय ध्रुव के द्वारा जब वत्सराज को पराजित कर दिया और वत्सराज भाग गया, उसके पश्चात उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी जवालीपुर या जालौर को। कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया और वत्सराज ने मध्य राजपूताना स्थित एक है भंडी जाति को पराजित करके उसका राज्य छीन लिया था। ओके, इसके समय की घटना है। एक तो कौन सी है? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है? वत्सराज के समय से। दूसरा है इन्होंने भंडी जाति का दमन किया था, भंडी जाति को पराजित कर उसका राज्य छीन लिया था। बाउक की ओसिया जोधपुर में स्थित है, जो कि ओसिया अभिलेख में इसकी हमें पुष्टि होती है। इसकी पहचान सर्वप्रथम आरसी मजूमदार ने की थी, जबकि दशरथ शर्मा ने पराजित जो भंडी कुल है का संबंध बताया गया है पाल वंश या भटादी वंश से जोड़ती है। उल्लेखनीय है कि गुर्जर प्रतिहार राजतंत्र के विस्तार से पालों और राष्ट्रकूटों जैसी समकालीन शक्तियों के साथ अनवरत संघर्ष जुड़ा हुआ है। जो हम राजपूत काल पढ़ते हैं उसकी एक प्रमुख घटना है त्रिपक्षीय संघर्ष। और त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश जुड़े हुए हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम तीनों राजवंशों को पूरी तरह नहीं पढ़ लेंगे। ओके, आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा था गुर्जर प्रतिहार वंश की पृष्ठभूमि। गुर्जर प्रतिहार वंश की पृष्ठभूमि में क्या देखा है कि इसकी उत्पत्ति या इसकी जो समय अवधि मानी जाती है 6वीं से 12वीं शताब्दी। दूसरा हमने देखा इनका निवास स्थान पश्चिमोत्तर भारत। तीसरा इन्होंने क्या किया है, जो अरब आक्रमण थे उनका प्रतिरोधक का काम किया। और सर्वप्रथम हमें इसका उल्लेख प्राप्त होता है ऐहोल अभिलेख से। 634 ईस्वी का ऐहोल अभिलेख है जिसकी रचना की थी रवि कीर्ति के द्वारा। और ऐहोल अभिलेख लिखा गया है किसके द्वारा? जो किसने लिखवाया था? पुलिकेशिन द्वितीय के द्वारा। दूसरा हमने देखा है राजपूतों की उत्पत्ति, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेशी और कुछ देशी थी। विदेशी में खजर जाति की संतान कैंपबेल ने कहा है, होन ने कहा है कि जो स्मिथ ने कहा है कि होनों की संतान थी। कनिंघम ने कहा है कुषाणों की संतान थी। के एम मुंशी ने कहा है कि जो गुर्जर शब्द है वो जातिवाचक नेउगर है, स्थानवाचक। अलमसूदी ने गुर्जरों के लिए जो शब्द यूज किया है वो है जुजर। जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश है उनका मूल निवास, उसके बाद हमने देखा है इनका मूल निवास हिंसांग ने कहा है कि इनका मूल निवास स्थान है कुचेलो देश यानी कि गुर्जर देश। और इनकी राजधानी कौन सी है? इनकी राजधानी है पीलोमोलो का संबंध, पीलोमोलो की साम्यता बैठाई गई है किससे? भेनमाल से। स्मिथ और स्टेनकानो ने भी कहा है कि इनकी निवास स्थान कहाँ है? श्रीमाल। ब्रह्मगुप्त ने क्या कहा है कि इनका निवास स्थान है भिल्लमल का। ओके, जबकि जोधपुर का घटियाला शिलालेख में ये कहा गया है कि इनका जो निवास स्थान है वो है गुर्जरात रहा। S.C. राय चौधरी ने क्या कहा है कि इनका प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? मंडोर। और मंडोर गुर्जर प्रतिहारों की जो 26 शाखाएं थी उनमें से सबसे प्राचीनतम शाखा है। और जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र। उसके बाद हमने प्रमुख शासक देखे हैं और प्रमुख शासकों में सबसे पहला जो शासक है वो हमने पढ़ा है नागभट्ट में हमने क्या देखा है? नागभट्ट है जालौर, अवंती और कन्नौज की गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। इसके अलावा इन्होंने अवंती को अपनी राजधानी बनाया है। जैसे जैसे इस राजवंश की इम्पोर्टेंस बढ़ी वैसे वैसे जो जोधपुर का मंडोर का जो राजवंश था वो आसी पर चला गया है। नागभट्ट प्रथम के समय सिंध की दिशा से बिलोच और अरबों के आक्रमण हुए और इसकी जानकारी प्राप्त होती हमें एक मुस्लिम लेखक है अल-बलादुरी से। उन्होंने कहा है कि जो खलीफा हासम था उसका सेनापति और सिंध का गवर्नर है जुनैद, उसके द्वारा आक्रमण किया गया है, लेकिन मालवा और उज्जैन के विरुद्ध सफलता प्राप्त नहीं कर सका।
नौसारी अभिलेख से भी हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। नौसारी अभिलेख में उन्हें अरबों के द्वारा पराजित शासकों के नाम दिए गए हैं, लेकिन इसमें नागवट प्रथम का नाम नहीं है। उपरोक्त तथ्य यह प्रमाणित करता है कि जो नागवट प्रथम को अरबों के द्वारा पराजित नहीं किया जा सका। ग्वालियर लेख में इनकी नागवट को क्या कहा गया है? म्लेच्छों का नाशक या विनाशक, दीनों का दारक होने के कारण इसे उपाधि दी गई है नारायण का अवतार। इस प्रकार नागवट प्रथम के द्वारा अरबों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर मालवा, राजपूताना और गुजरात में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया गया। अंसुट अभिलेख से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है कि उसने भड़ौच में जो अरब सत्ता को हटाकर वहाँ पर अपना एक सामंत है वर्तवर्ती द्वितीय को सामंत नियुक्त किया। अभिलेखों में नागवट प्रथम को क्या कहा गया है? राम का प्रतिहार, मेघनाद युद्ध के प्रतिरोधक, इंद्र के गर्भ का नाशक बताया गया है। इसका दरबार क्या कहलाता था? नागावलोक का दरबार। इसके समय में जो दंती दुर्ग है, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी है, उसके एक अभिलेख है संजन ताम्रलेख। उससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि दंती दुर्ग के द्वारा उज्जैनी में एक यज्ञ संपन्न करवाया गया है। यज्ञ का नाम है हिरण्यगर्भ नामक महादान यज्ञ, जिसमें जो गुर्जर शासक था नागभट्ट प्रथम अधिराजा को प्रतिहारों या फिर द्वारपाल के कार्य करने के लिए बेबस किया गया। इस घटना का विवरण हमें सामानगढ़ अभिलेख और एलोरा के दशावतार गुहाभिलेख से भी प्राप्त होता है। दूसरा हमने शासक देखा है वत्सराज। नागवट प्रथम के पश्चात जो शासक बनता है वो है कुकुक और देवराज, और तत्पश्चात देवराज का जो पुत्र है वत्सराज इस वंश का चौथा शासक बना, और इसे कहा जाता है प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वत्सराज को। वत्सराज के समय की प्रमुख घटना एक तो है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत मानी जाती है वत्सराज के समय से, और दूसरा है भंडी जाति का दमन। इस समय जो राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक कौन था इस समय? ध्रुव के द्वारा क्या किया? देखो सबसे पहले क्या है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो पाल शासक था इस समय धर्मपाल के द्वारा आक्रमण किया गया है कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पर जैसे ही धर्मपाल के द्वारा अधिकार किया गया है, उसी समय जो गुर्जर प्रतिहार शासक है उस समय वत्सराज ने क्या किया है? कन्नौज पर आक्रमण किया है, धर्मपाल को पराजित किया गया है। कन्नौज में शासक था इस समय चक्रायुध, आई थिंक। ओके, तो कन्नौज का शासक को पराजित किया गया है। कन्नौज के जो शासक थे वो निर्बल शासक थे, और यहाँ पर संघर्ष हो रहा था दो इंद्रायुध और चक्रायुध के मध्य। ओके, तो इन्होंने इनसे छत्र छीन लिया है। किससे? धर्मपाल से। दो छत्र थे वो छीन लिए गए। सबसे पहले धर्मपाल के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया है, फिर वत्सराज के द्वारा कन्नौज पर आक्रमण किया गया है। दक्षिण भारत में इस समय शासक कौन था? ध्रुव के द्वारा क्या किया गया है? यहाँ पर आक्रमण किया गया है, वत्सराज को पराजित किया है। वत्सराज से दो छत्र छीन लिए गए हैं और वत्सराज को भागने के लिए बेबस कर दिया गया है मरुस्थल में। ये है त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला चरण। किसके समय में स्टार्ट हुआ है? वत्सराज के समय। जब ये पराजित होकर राजपूताना की ओर भागता है, तब इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई गई है जालौर या फिर ज्वालीपुर। ओके, वत्सराज के मध्य राजपूताना के मध्य स्थित थी भंडी जाति को उसका दमन किया गया है, और उसका जो साम्राज्य उसका राज्य छीन लिया गया है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बाउक के ओसिया अभिलेख से। और इसकी जानकारी ये भंडी जाति की पहचान की गई है आरसी मजूमदार ने, जबकि दशरथ शर्मा ने पराजित भंडी जाति या भंडी कुल का संबंध पाल वंश से जोड़ते हैं। उल्लेखनीय है कि गुर्जर प्रतिहार राजतंत्र के विस्तार से पालों और राष्ट्रकूटों जैसे समकालीन शक्तियों के साथ अनवरत संघर्ष जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नागवट द्वितीय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।